नमस्कार। मैं हूं गोल्डी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है संकल्प एमपीपीएससी एकेडमी में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो इसमें हम मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एक मैराथन है जिसमें कि ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस जो है अपलोड कर दिए हैं, है ना। कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना जो है क्या है, साथ ही मध्य प्रदेश की नदियां। अब अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर से देखिएगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी कवर अप किया है, साथ ही यहाँ मेंस के क्वेश्चंस को भी कवर किया है कि आपको आंसर्स जो है किस तरीके से लिखना है। अब हम जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर मध्य प्रदेश की मिट्टी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है एंड why it is so precious and important फॉर अवर लाइफ। हमारी लाइफ में मिट्टी का क्या रोल होता है, क्या रोल है कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो होगा, है ना। चलिए जो है देखते हैं क्या। मध्य प्रदेश की मिट्टी, आपको पता है कि मिट्टी क्या होती है। मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जो जमीन जो है, जमीन की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना। जो कि पेड़ पौधे जिसमें उगते हैं, पेड़ लगते हैं, है ना। और उसकी वृद्धि करने में के लिए पेड़ तो लगे, आपके ये जो है ट्रीज लग गए इसके ऊपर, जमीन की ऊपरी परत के लिए। अब इन ट्रीज को क्या है, इनका ग्रोथ होगा। ग्रोथ कैसे होगा? जब आपकी सॉइल अच्छी होगी। तो सॉइल कैसे अच्छी होगी? तो सॉइल में मिला होगा ह्यूमस। क्या मिला होगा? ह्यूमस मिला होगा। ह्यूमस क्या होता है? यानी कि जो पेड़ पत्ते होते हैं जब झड़ कर उस पे गिर जाते हैं, या उनके सड़े गले अवशेष, फॉसिल फ्यूल्स एक प्रकार से इन्हें हम कह सकते हैं। एनिमल्स के हो सकते हैं या फिर किसी यही पत्तों की पत्ते जो सड़ गल के इनके अवशेष जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि मिट्टी का निर्माण जो है एक्चुअल में क्या हो कैसे होता है। तो मिट्टी जो है चट्टानों से बनी हुई होती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश क्या है? प्राचीन भूखंड का भाग है, यानी कि गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की मिट्टी है वो किससे बनी हुई है? चट्टानों से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? तो देखिए, जब चट्टानें जो हैं इनमें, इन चट्टानों में जब क्या होता है, तेज आंधी या मूसलाधार बारिश होती है तो ये चट्टानें जो होती हैं इनका विखंडन शुरू हो जाता है ना। मतलब बहुत टाइम इस मिट्टी को बनने में, कई साल लग जाते हैं। और तेज हवा पानी से जो है चट्टानें टूट कर गिरती हैं, अगेन उनका विखंडन होता है। उसके बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती जाती हैं। तो इस प्रकार मिट्टी का यहाँ पर निर्माण होता है। इसका जो यूजेस है वो क्या क्या है? तो सब जगह इसके यूजेस हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सॉइल्स। हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों हम सॉइल्स पर कैसे डिपेंडेंट है? फॉर एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर जो है सॉइल से ही आता है। कॉटन्स हैं वो भी सॉइल से आते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स है। दिस इज द नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ये सारी जो है ह्यूमंस की क्या है, जरूरतें हैं। एंड ऑल नट्स एज वेल एज, है ना। नट्स जो है काजू बादाम, है ना, ये भी कहाँ, सॉइल से ही आता है। एंड और क्या, रबर प्लांट है, मसाले हैं, एवरीथिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द सॉइल। यस ऑफ कोर्स। तो यस, दैट्स व्हाई दिस इज द रीजंस कि सॉइल इज वेरी प्रीशियस एंड इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमंस लाइफ। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की सॉइल पाई जाती है। तो 6 प्रकार की, है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की सॉइल पाई जाती है। तो द आंसर इज द 6। अब कौन कौन सी वो 6 सॉइल है? तो चलिए पढ़ते हैं। काली मृदा है, उसके बाद हमारी लाल पीली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, पछारी मृदा है, मिश्रित मृदा है एंड लेटेराइट सॉइल।
चलिए इन सारी सॉइल्स को डिटेल से पढ़ेंगे कि ये जो 6 सॉइल होती हैं इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, इन मिट्टी में किस, हर एक मिट्टी, आपको पता है कि हर एक मिट्टी की अपनी एक स्पेशलिटी है। उस स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग मिट्टी में फसल की जाएगी, यानी कि कृषि की जाएगी, उसका प्रोडक्शन होगा। एंड वो मिट्टी जो है किन चट्टानों से बनी हुई होती है, उसका विस्तार मध्य प्रदेश के किन क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो चलिए सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर काली मृदा। काली मृदा जो कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है, 47.44। ये एरिया आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ पर जो है ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है। तो परसेंट कितना है, 47.44। और इसका कहाँ कहाँ पाई जाती है ये, तो मालवा का पठार, नर्मदा, विंध्याचल, सतपुड़ा घाटी। देखिए नीचे का जो ये बेल्ट है ये क्या कहलाता है, सतपुड़ा। सतपुड़ा के ऊपर जो एरिया है वो क्या है, नर्मदा का पठार। इसके पश्चिम में, नर्मदा के पठार के जो उत्तर पश्चिम में कहाँ पर, मालवा बेल्ट, और उत्तर पूर्व की ओर विंध्याचल है ना। तो ये पूरा एरिया जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है। कुछ कुछ कहाँ कहाँ जिले में पाई जाती है, तो यहाँ पे जो शिवपुरी है, ग्वालियर है, दतिया, यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में भी ब्लैक सॉइल जो है पाई जाती है। अब यहाँ पर ब्लैक सॉइल क्वेश्चन आपका आता है कि ब्लैक सॉइल का निर्माण किन चट्टानों के विखंडन से होता है। तो इसका विकास जो है किससे होता है, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा ये देखिए, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है ना। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो ये आपका डिकैन प्लेट्यू इसे हम कहते हैं। तो इन चट्टानों के विखंडन से क्या है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ब्लैक सॉइल जो का रंग ब्लैक ही क्यों होता है, उसमें किस प्रकार के जो है क्या स्पेशलिटी है, चलिए इसकी हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ब्लैक सॉइल का सबसे पहले, ब्लैक सॉइल का जो अन्य नाम होता है उसे रेंगुर काली मृदा भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, चेरनोजिम। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सोचिए, सुनिएगा कि यहाँ पर प्रीलिम्स में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं आ सकता है कि बताइए काली मृदा का साइंटिफिक नेम जो है क्या है, तो दैट इज द चेरनोजिम। एंड काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है खंडवा में, है ना। वही मूंगफली भी यहाँ। खंडवा में जो है काली मिट्टी में क्या है, कपास की खेती की जाती है। आपको पता है इसे सफेद सोना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सफेद सोना, जो कि काली मिट्टी में ही होता है। तो इस वजह से इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। और काली मिट्टी का जो एक और अन्य नाम है, रेंगुर मिट्टी, है ना, रेंगुर काली मृदा। चलिए, तो इसका काला रंग जो है क्या है, तो काली मिट्टी में क्या होता है, लोहे, लोहे की अधिकता बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से इसका रंग जो है वो काला होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो काली मिट्टी जो होता है उसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी कमी हो देखने को मिलती है। क्या होती है, कमी। वही मैग्नीशियम एंड पोटाश एंड एल्यूमिनियम एंड लोहा। देखिए ये जो है एक से वर्ड है, तो समझिएगा कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, है ना, इसकी क्या है, कमी पाई जाती है। तो वही एन एम, एम के बाद क्या आया, सॉरी, एन, एन एम यहाँ से गायब है ना। तो इसका जो मिडिल है क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड पोटाश एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन, है ना, इनकी जो है क्या है, प्रचुर पाया जाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, क्षारीय यानी कि
जिसका पीएच मान जब 7.5 से 8.6 के बीच होता है, तो वो जो सॉइल है वो कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। और यहाँ पर अगर वो बिलो 6 है, क्या है? अगर वो बिलो 6 है तो अम्लीय, अगर अबव 6 है तो वो क्या हो जाएगी? क्षारीय। अब इसमें किस प्रकार की जो है फसल की जाती है? तो ज्वार है, कपास है, गेहूं है, चना है, जौ है, सरसों, इस है ना, ये इसमें फसल की जाती है। तो देखिए, गेहूं गेहूं जो है मालवा बेल्ट, गेहूं की डालियां, है ना, क्वेश्चन आता है कि बताइए गेहूं की डालियां जो है किसे कहा जाता है? तो मालवा बेल्ट जो है इसे गेहूं की डालियां कहा जाता है। और देखिए, गेहूं जो कि मालवा है ना, हमने क्या देखा कि जो काली मृदा है इसका एरिया कौन कौन सा है? तो नीचे से चलते हैं। पहले सतपुड़ा है, उसके बाद आपका क्या आएगा? ये सतपुड़ा है, पेन नहीं आ रहा है। सतपुड़ा है, सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा है, फिर इधर साइड मालवा है, यहाँ पर विंध्याचल, कुछ एरिया शिवपुरी, ग्वालियर एंड दतिया, है ना। तो देखिए, यहाँ पर काली मृदा में ये इस नीचे हमने क्या पढ़ा? कपास की खेती की जाती है ना। ऊपर यहाँ पर जो है क्या है? जौ सरसों के लिए खेती हो गई। वहीं यहाँ पर गेहूं की डालियां किसे कहा जाता है? मालवा बेल्ट। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन जो होता है मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? होशंगाबाद के पास, है ना। तो मालवा बेल्ट, मालवा बेल्ट जो है इसलिए इसे गेहूं की डालियां कहा जाता है। चलिए, अब जो काली मृदा होती है एक्चुअल में वो 3 टाइप्स की होती है। तो पहला आप देख रहे हैं कि ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है? गहरी काली मृदा। इसके ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? साधारण काली मृदा, है ना। और उसके जो नीचे का पार्ट है वो क्या है? छिछली काली मृदा। तो चलिए पढ़ते हैं कि गहरी काली मृदा जो है, गहरी काली मृदा, ऑफ कोर्स डार्क ब्लैक सॉइल, इसे हम क्या कहेंगे? डार्क ब्लैक सॉइल। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी? ये नर्मदा घाटी, मालवा और सतपुड़ा पठार, है ना, यहाँ पर पाई जाएगी। यानी कि राज्य के कितने? 3.5% पर जो भूमि है यहाँ पर गहरी काली मृदा पाई जाती है। और इस पर अगर खेती करेंगे तो देखिए, मालवा बेल्ट, तो मालवा बेल्ट में जो हमने पढ़ा गेहूं की डालियां, है ना, तो गेहूं, यहाँ पर तिलहन है, चना है, ज्वार, इनकी खेती की जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साधारण काली मृदा। साधारण काली मृदा जो कि कितना? देश प्रदेश के कितने? 37% भूभाग पर ये मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है? तो भूरा और हल्का काला होता है। यह जो है प्रदेश के अधिकतम भाग इसी की अंतर्गत आता है, जिसमें कि संपूर्ण मालवा पठार का पूरा उत्तरी भाग जो है यहाँ पर ये साधारण ब्लैक सॉइल जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे छिछली काली मृदा। तो ये बहुत ही कम पाई जाती है प्रदेश में, राज्य के जो 7.1% क्षेत्रफल में पाई जाती है। छिछली काली का देख रहे हैं एरिया, सबसे नीचे जो है क्या लगता है? सतपुड़ा, है ना। तो सतपुड़ा क्षेत्र में यहाँ पर जो है वो पाई जाती है। अगर हम जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो दक्षिण जिले हैं यहाँ पर आता है छिंदवाड़ा। सॉरी, यहाँ पर छिंदवाड़ा नहीं है, यहाँ तो बालाघाट है। बालाघाट, बालाघाट के ही बगल में लगा हुआ है छिंदवाड़ा, है ना। तो छिंदवाड़ा जो है यहाँ पर क्या पाई जाती है? छिछली काली मृदा पाई जाती है। उसके बाद यहाँ बैतूल है, शिवनी है ना, इन एरियो में हमें ये छिछली काली मिट्टी पाई जाती है, जिससे कि चिकनी दोमट मिट्टी, है ना, चिकनी होती है, चिकनी के कारण इसे दोमट मिट्टी भी जो है वो कहा जाता है। जलोढ़ मृदा, क्या होती है जलोढ़ मृदा?
कैसे इसका निर्माण होता है ना? तो चलिए हम सब कुछ देखेंगे कि जलोढ़ मृदा जो है कहाँ पर पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के ये उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि प्रदेश के कुल कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो 7.5% जो है वो प्रदेश के 7.5% पर पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश मालवा बेल्ट से क्या है, चंबल नदी निकलती है और उसकी सहायक नदी जो है निकलती है। अब इन नदियों का जो ढाल है वो कैसा है, उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये नदियां जो हैं वो उत्तर पूर्व की ओर क्या है, प्रवाहित होती हैं और अपने साथ बहुत सारा अवसाद जो है बहाकर लाती हैं, है ना। तो यहाँ पर जब अवसाद बहाकर लाएगी तो यहाँ पर जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो देखिए कैसे निर्माण हुआ। इस हाँ मतलब प्रदेश में क्या है, मृदा का निर्माण जो है कैसे, चंबल और उसकी सहायक नदियां उनके द्वारा क्या है बहाकर लाए गए कछार अवसादों से होता है। अब ये जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो प्रदेश के उत्तर पश्चिम, कहाँ, भिंड मुरैना श्योपुर ग्वालियर, ये जो आपका उत्तर पश्चिम बेल्ट है ना, कहाँ, भिंड मुरैना श्योपुर ग्वालियर में जिलों में ये मृदा पाई जाती है। इनकी क्या है, ये अम्लीय प्रकार की है। बिलो 6.5 आई एम ऑलरेडी, है ना, कि अम्लीय क्या होता है, तो बिलो 6.5 जो है वो क्या हो जाएगा, अम्लीय मृदा हो जाएगा। तो वहीं क्षारीय मृदा, क्या, क्षारीय मृदा जो है इसका पॉइंट जो मान वैल्यू है, पीएच वैल्यू क्या बोलते हैं इसका, जो पीएच मान है वो क्या है, अबव 6.5। चलिए तो यहाँ पर जो है देखते हैं, तो अम्लीय जो है उसका पॉइंट मान वैल्यू कितनी होती है, तो बिलो 6.5 जो है अम्लीय और अबव 6.5 जो है तो वो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब पढ़ेंगे कि ह्यूमस जो है वो क्या होता है। तो देखिए ये जो है आपकी सॉइल है, सॉइल की अपर लेयर, इसके ऊपर जो है क्या लगे हैं, ग्रासेस हैं या फिर जो है प्लांट्स हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, तो सॉइल अपर लेयर में सॉइल में क्या है, यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स जो है पाए जाते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं है ना, जब वो गिर जाते हैं, सूख कर सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाते हैं, या फिर किसी जो जानवर होते हैं है ना उनके अवशेष जब मिट्टी में मिल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। जो कि ह्यूमस जो होता है वो सॉइल के लिए एक फर्टिलाइजर का काम करता है। क्यों, क्योंकि सॉइल्स की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, साथ ही जिससे कि उसका प्रोडक्शंस क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। सॉइल्स को रिच करने का काम ह्यूमस करता है। तो चलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे कि जीव जंतु जो है उनके मृत अवशेष, उनके सड़ने गलने और पशुओं के उत्सर्जी पदार्थों से, है ना, जो जैव अपघटन से बना काले भूरे रंग का पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। और ये ह्यूमस जो है वो क्या करता है, तो पौधों में वृद्धि, है ना, उनकी ग्रोथ एंड उनके डेवलपमेंट्स के लिए बहुत ही क्या होता है, उपयोगी होता है, जो कि ह्यूमस कहलाता है। मृदा की संरचना का यह मुख्य कारक है जो मृदा को सरंध्र बनाता है। सरंध्र मतलब जो सॉइल होती है उसमें छोटे छोटे ऐसे स्मॉल डॉट्स, है ना, क्या, ऐसे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, जिससे कि जब वाटर इनमें डाला जाएगा तो वाटर के साथ वो एयर प्लस वाटर्स की सप्लाई हो सके, है ना। तो देखिए क्या है, मृदा को सरंध्र बनाता है और वायु एंड जल को भूमि के अंदर जाने में सहायक है। ठीक है, जिससे कि क्या है, एयर एंड वाटर्स जो है मिट्टी के अंदर जा सके।
ओके। तो ये जो है ह्यूमस, देखिए ये जो है इसकी टॉप लेयर है। अब वैसे तो जो सॉइल है उसकी कई लेयर होती है, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर डी, है ना। यहाँ पर जो है रॉक पाई जाती है नीचे। एंड ए एंड बी जो सेक्शन होता है, यहाँ पर क्या है, सॉइल पाई जाती है। ये देख रहे हैं यहाँ पर सॉइल है, इसके नीचे रॉक है। ये यहाँ पर और बड़ी बड़ी रॉक्स जो हैं देखने को मिलती हैं। चलिए, अब जो है इसमें तो हमने देखा कि इसमें किस प्रकार की खेती करेंगे हम। तो गेहूं, चना, सरसों, राई, जौ, है ना। और यहाँ पर फसल करेंगे। आपको पता है कि जो जलोढ़ मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा यहाँ पर सरसों मीन्स राई, है ना। यहाँ पर जो मुरैना, जो उत्तर पश्चिम के जिले हैं, यहाँ पर सरसों की खेती की जाती है। तो सरसों की हांडी, क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसे सरसों की हांडी कहा जाता है। तो मुरैना जिला जो है इसे सरसों की हांडी कहा जाता है। इस समय जो खेत होते हैं वो पीली चादरों से ढके हुए होते हैं। सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन मुरैना जिले में किया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है? तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी में बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होती है, यानी कि उर्वरता होती है। तो उर्वरता अधिक होने के कारण यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा होता है। चलिए अब हम मिश्रित लाल पीली मिट्टी पढ़ेंगे कि मिश्रित इसका निर्माण कैसे होता है। तो यह जो है नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के विखंडन से होता है। ग्रेनाइट चट्टानें यानी कि जी हाँ, वही जो मैंने शेल समूह में आपको पढ़ाया हुआ है ना, कि आर्कियन चट्टानें, आर्कियन चट्टानों, जो ग्रेनाइट है या नीस है, ये जो हमें किन शेल समूह से किन शेल समूह से मिलता है। तो आर्कियन शेल समूह से ग्रेनाइट और नीस की प्राप्ति होती है। जब और मिश्रित लाल पीली मिट्टी जो है, नीस और ग्रेनाइट, जब ये चट्टानें विखंडित होंगी यानी कि टूटेंगी, तो इससे जो है मिश्रित, है ना, लाल पीली मिट्टी जो है इसमें देखने को मिलती है। तो प्रदेश के कितने क्षेत्रफल में, ये प्रदेश के 33, कितने, 33। देखिए ये जो ब्लैक यहाँ पर जो येलो सॉइल पर देखने को मिल रही है, तो यही जो है वो क्या है, मिश्रित लाल पीली मिट्टी है, जो कि प्रदेश के 33%। लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। जो कि बघेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर किस प्रकार की फसल की जाएगी? तो यहाँ पर जो है धान, धान की कृषि जो है बघेलखंड क्षेत्र में की जाती है। सबसे ज्यादा पैदावार वहीं से होती है। तो इसमें जो है किस, हम इसमें देखेंगे किसकी कमी होती है और किसकी अधिकता होती है ना। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो है इसकी, इसमें कमी देखने को मिलती है। तो वहीं लोहा, एल्यूमिनियम एंड चूना, इसकी क्या है, अधिकता पाई जाती है। अब लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तो वही पीला रंग जो है इसके फेरिक ऑक्साइड, है ना। देखिए, लाल रंग लोहे के ऑक्साइड उसमें पाए जाएंगे यानी आयरन ऑक्साइड पाए जाएंगे। तो वही पीला रंग जो है उसमें फेरन ऑक्साइड के कारण जो है पाए जाते हैं। इस वजह से लाल पीली मिट्टी का कलर इस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल क्या होती है? तो इसका निर्माण ऑफ कोर्स कैसे होता है? तो जब चट्टानें टूटती हैं, हवा, पानी, तेज आंधी, बारिश, मूसलाधार बारिश होती है, तो चट्टानों का क्या होता है, विखंडन होता है। और पुनः इस इन चट्टानें, ये चट्टानें जो हैं बड़ा ऐसे टूटी, फिर इससे ये जो है छोटे रूप में टूटी, फिर अगेन छोटे। तो ये प्रक्रिया जो है वो कैसी है, चलती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, फिर लेटेराइट सॉइल्स का निर्माण होता है। ये सॉइल कहाँ पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि कर्क रेखा के जो कर्क रेखा, जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में, है ना। ये आपकी भूमध्य रेखा जो है बीचों बीच से गुजरती है ना। इसके ऊपर कहाँ, ये 23rd and ½ डिग्री नॉर्थ एंड 23rd and ½ डिग्री साउथ, है ना। तो वहां पर जो है उस एरिया में क्या है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र में ये जो है लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। वही निर्माण कैसे होता है? तेज बारिश, है ना, उच्च तापमान, तापमान बहुत ज्यादा है जिससे आंधी तूफान चलते हैं, तो इससे मिट्टी का निर्माण होता है।
फसल कैसी पाई जाती है यहाँ पर? तो फसल जो है, देखते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, बहुत ज्यादा रफ हो गया है ये। देख रहे हैं, इसका एरिया बहुत कम क्षेत्र में, ये मध्य प्रदेश की बहुत ही कम क्षेत्रफल में ये मिट्टी जो है पाई जा रही है ना। ये देखिए, ये जो है यहाँ, कौन सा, ये इतने से क्षेत्रफल में ही जो ये मिट्टी, लेटराइट सॉइल जो है पाई जाती है, यानी कि इसका क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर ये बालाघाट छिंदवाड़ा, ये क्षेत्र जो है, कौन सा क्षेत्र कहलाता है यहाँ पर? बालाघाट छिंदवाड़ा क्षेत्र लगता है, वहां पर लेटराइट सॉइल पाई जाती है। तो आपको पता है कि जो बालाघाट है, बालाघाट में सबसे ज्यादा क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम जो है छिंदवाड़ा बालाघाट से प्राप्त होता है। तो बालाघाट, जिसे कि तांबे की नगरी कहा जाता है, जो कि एशिया का, है ना, मलाज खंड जिसे कहते हैं, बालाघाट को ही कहते हैं, वहां पर जो है लेटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। फसल, तो फसल जो है बालाघाट जो है सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी है ना। कितनी बारिश होती है यहाँ पर? 200 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर जो है बारिश होती है। तो देखिए, ऑफ कोर्स जब बारिश अच्छी होगी तो वहां पर फसल भी कैसी होगी? अच्छी होगी। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। अब इसके साथ थोड़ा सा हम इंडिया का भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल, है ना। यानी कि लेटराइट सॉइल में किसकी खेती की जाएगी? तो यहाँ पर जो है चाय है, कॉफी है, काजू है ना, इसकी खेती की जाएगी। और इंडिया की अगर बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में भी इनकी क्या है, खेती की जाती है। वहीं केरल का में जो रबर प्लांट है या कॉफी का जो है उत्पादन है, वो भी लेटेराइट सॉइल से ही होता है। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? तो इसे चट्टानी मृदा, है ना। क्या है अन्य नाम इसका? चट्टानी मृदा। इसका अन्य नाम है लाल बलुई मृदा। इसे स्थानीय स्तर पर जो लैटेराइट मृदा है, लाल बलुई मृदा, है ना, तो इसका जो स्थानीय नाम होता है उस क्षेत्र में क्या है, उसे इसे भट्टा मिट्टी जो है वो भी कहते हैं। कछारी मृदा, चलिए कछारी मृदा जो है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कछारी मृदा यानी कि कहाँ पर है, पर इसका निर्माण कैसे होता है? तो ऑफ कोर्स चंबल नदी और उसके सहायक नदियां, इनके द्वारा जो है अपने अपवाह क्षेत्र में बिछाई गई मिट्टी जो है, जलो बिटाई गई मिट्टी, यानी कि यही इसका निर्माण यहीं पे उत्तर पश्चिम की ओर ही हो रहा है। कछारी मृदा ये जो है जलोढ़ मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है ना, चंबल उसकी सहायक नदी ने बहुत ज्यादा अवसाद जो है जमा कर दिया है, जिससे के कारण यहाँ पर डाकुओं की शरण स्थली भी बनता जा रहा है। चंबल नदी में बड़े बड़े नाली का अपरदन हुए हैं, है ना, और बहुत सारे जो है बड़े बड़े बीहड़ खड्ड का निर्माण कर दिया है चंबल नदियों के द्वारा, है ना। तो वही कछारी मृदा उससे कम कम उपजाऊ है। इसका जो कहाँ विस्तार, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर जिले में, यही मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम जिले जो है ना, यहाँ पर कछारी मृदा इन जिलों में पाई जाती है। इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। अम्लीय यानी कि बिलो, इसका जो पीएच मान है वो बिलो 6 है। कितना है इसका पीएच मान? तो बिलो 6 इसका पीएच मान है। तो वहीं इसकी फसल किस प्रकार की खेती की जा रही है यहाँ पे? तो गेहूं, गन्ना एंड कपास की यहाँ पर जो है खेती की जा रही है। कौन कौन से तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं? तो इसमें जो है नाइट्रोजन है, ह्यूमस है, फास्फोरस, इन सब की क्या होती है? कमी होती है। याद रखना, ये सिमिलर जैसे है ना, NMH, है ना, आप इसका कोड भी बना सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए कि NPH ऐसे कर लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस की ऐसे कमी देखने को मिलती है। तो वहीं पोटाश एंड मैग्नीशियम, इसकी क्या होती है? प्रचुरता होती है इस कछारी मिट्टी में। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर मृदा का अपरदन होगा तो फिर हम, वी आर ऑलरेडी डिपेंडेंट फॉर द एग्रीकल्चर, है ना, हम एग्रीकल्चर के लिए, या फिर कॉटन्स है, या फिर हमारे जो नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, रबर प्लांट, कॉफी है, चाय है ना, ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम द प्लांट। एंड प्लांट्स जो हैं वो सॉइल पर क्या है, ग्रोथ करते हैं। तो अगर मृदा जो है बह जाएगी तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो जो इनके
सामान के जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्ट वे पे इसका जो असर है, इट इफेक्टेड द ह्यूमंस लाइफ। सो इसीलिए मृदा को जो है उसे मृदा अपरदन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के बारे में पढ़ेंगे कि मृदा अपरदन जो है वो कैसे हो रहा है। तो मृदा अपरदन कैसे हो रहा है? चलिए, रेंगती मृत्यु के उपनाम से विख्यात होने वाली जो मृदा अपरदन की समस्या, वो देश की गंभीर समस्या है। मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि वो देश की एक गंभीर समस्या है। क्यों? क्योंकि इससे जो जमीन है उसकी टॉप लेयर क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। और सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है? तो चंबल घाटी, है ना। चंबल घाटी जो है, क्योंकि भूमि अपरदन ये प्रदेश की नहीं बल्कि एक देश की एकमात्र गंभीर से समस्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु, ये अर्धशुष्क जलवायु के कारण वनस्पति भी अधिक नहीं है। क्यों? क्योंकि चंबल क्षेत्र जो है वहां पर बारिश भी क्या होती है, कम होती जो है कम होती है। और वहां पर तापमान भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही नदियां बहुत ज्यादा क्या कर रही हैं, अपर्दन कर रही है। बड़े बड़े अब नालिका अपर्दन वहां पर देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो चंबल और उसकी सहायक नदियों ने क्या किया है कि दोनों किनारों पर एक चौड़ी पेटी, है ना, अतिरिक्त गहरे खड्डे जो है बना दी है। यानी कि एक आंकड़ों के अनुसार वहां पर 6 लाख, कितना, 6 लाख जो एकड़ की बहुमूल्य भूमि है वो किसमें परिवर्तित हो गई है, तो इन गहरे खड्डों में परिवर्तित हो गई है। और यही जो है वो अवनालिका अपरदन का विकराल रूप है। अगर इतना ज्यादा अपरदन हो जाएगा तो एग्रीकल्चर जो है वहां पर कम होता जाएगा। एग्रीकल्चर कम होगा तो महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो अबनालिका अपरदन है मध्य प्रदेश में, चंबल के बीहड़ के नाम से भी चंबल के बीहड़ के नाम से भी क्या है, यह जो है जाना जाता है। यानी कि जो सतही जल है वो क्या है, बह जा रहा है। सतही जल के कारण मृदा का क्या हो रहा है, यहाँ पर अपरदन होता है। यह एक प्रकार का क्या है, मृदा अपरदन ही है। जब जमीन पर बहुत ज्यादा सतही जल बहता है, देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जब सतही जल जमीन पर बहता है तो किस प्रकार से यहाँ पर जो है छोटी बड़ी नालियां जो हैं बन जाती है। इसे यही अवनालिका कहलाती है। ये क्या कहलाती है, अवनालिका कहलाती है। और इस अवनालिका अपरदन से क्या होता है कि कृषि की जो भूमि है, जमीन है, उसका क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो मिट्टी है, गहरी गहरी नाली, देखिए यहाँ पे छोटी बड़ी नालियां हो गई हैं, है ना। ये वाला यहाँ पे देखिए ये नालियों का रूप ले गया है। 6 लाख एकड़ बहुमूल्य कृषि जो है वो क्या हो गई है, इस अपरदन के द्वारा बह गई है। इससे कृषि भूमि, कृषि की योग्य जो जमीन थी उसका क्या हो गया है, कटाव हो गया है। तो इसको ना सेव करना बहुत जरूरी हो गया है। तो कैसे किया जा सकता है, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वहां पर क्या है, ऐसी प्रभावित भूमि जमीन है जो वहां पर बंद बनाए जाए, अवरोध बनाए जाए, जिससे कि अपरदन जो है मृदा का ना हो पाए। साथ ही इस अपरदन के कारण जो है पानी, हवा या फिर स्थानांतरित कृषि और वनस्पति जो भी पेड़ पौधे हैं वो क्या है, अ, नष्ट हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर जब अपरदन हुआ मृदा का तो हम उसका यहाँ पर क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। संरक्षण के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। संरक्षण को कैसे हमें करना है, उन सब के बारे में जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मृदा संरक्षण का मतलब क्या होता है, यानी कि जो मिट्टी का क्षरण हो रहा था, है ना, मिट्टी क्या है, तेज आंधी बारिश इन सब से मिट्टी क्या है उड़कर तेज आंधी से मिट्टी उड़कर बह रही है, तो भी मूसलाधार बारिश से मिट्टी जो है क्या है, बह जा रही है। तो जो मिट्टी का क्षरण हो रहा था उसे अब हमें क्या करना है, रोकना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको रोकेंगे, रोकने के साथ उसकी जो फर्टिलिटी है उसे भी हमें बनाए रखना है। क्या है, बनाए रखना है और बढ़ाना है। तो मिट्टी जो कि पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है,
इसके शरण से क्या है, बाढ़ आती है, यस ऑफ कोर्स। सड़क, पुल, जल विद्युत परियोजनाओं को नुकसान पहुंचता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम टोटली सॉइल्स पर डिपेंडेंट हैं, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए, है ना, हम जो कपड़े पहनते हैं, कॉटन के ही कपड़े ज्यादातर पहने जाए जाते हैं, है ना, तो कॉटन भी हमें जो है ब्लैक सॉइल से ही प्राप्त होता है। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मसाले हैं, नट्स हैं, है ना, इन सब में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, मिनरल्स होते हैं, एक प्रकार के बहुत सारे विटामिन होते हैं एंड मिनरल्स। वो सॉइल्स को भी बहुत जरूरी है और हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम मिट्टी की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे? मिट्टी को मिनरल्स देके, मिट्टी को विटामिन देके, जिससे कि वो अच्छा प्रोडक्शंस करेगा, और वो प्रोडक्शंस जब हम खाएंगे तो हम बहुत अच्छे हेल्दी होंगे। अब देखिए, अगर मिट्टी पर पेड़, आपको पता है कि जो ट्रीज की रूट्स होती हैं, वो क्या करती है, सॉइल्स को बाइंड करके रखती है। यहाँ पर क्या है, सॉइल है ना, तो ट्री की जो रूट्स हैं, वो क्या करती है, सॉइल्स को बाइंड करके रखती है। अगर ट्री नहीं होंगे तो क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। अब जब बाढ़ आएगी तो क्या है, सड़क, पुल, ये सब टूट जाएंगे, और वहां पर जो भी विद्युत परियोजनाएं हैं, है ना, जो भी बिजली के खंभे होते हैं, वो उन सब के टूटने से नुकसान होगा, है ना। तो इनको क्या, इसको कैसे रोका जाए? तो देखिए, मोर प्लांटेशन, अफोरेस्टेशन करना है। क्या करना है, अफोरेस्टेशन करके हम यहाँ पर सॉइल्स को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसका सेव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, तो अफ- वृक्षारोपण, मोर प्लांटेशन किया, फॉरेस्टेशन किया, उससे हम सॉइल को सेव करेंगे। वनों की रक्षा करना, यानी कि डिफोरेस्टेशन होने से रोकना है, डिफोरेस्टेशन होने नहीं देना है। बांध बनाए जाए, डैम बनाए जाए, नदियों के आसपास क्या है, डैम बनाए जाए, साथ ही जिससे कि बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए, और क्या उपाय हो सकते हैं? तो ओवर ग्रेजिंग, है ना, अत्यधिक चराई, उस पर रोक लगाना, ओवर ग्रेजिंग होने से रोकना। क्यों? क्योंकि घास जो होती है, वो क्या करेगी, सॉइल्स की रूट्स, सॉरी, ग्रासेस जो है, वो सॉइल्स, ग्रासेस की जो रूट्स हैं, वो क्या करेगी, सॉइल्स को बाइंड करके रखेगी। साथ ही सीढ़ीदार कृषि अपनाना, है ना, कहाँ पर, जो पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, वहां पर कैसी खेती करना, सीढ़ीदार खेती करना, जो कि सॉइल्स इरोजन होने से क्या करेगा, वो बचाएगा, हेल्पफुल होगा। और क्या क्या उपाय हो सकते हैं? तो मृदा संरक्षण के और क्या उपाय हो सकते हैं? तो ये हमारे देश की जो भूमि है, कटाव, उसकी समस्या दिन प्रतिदिन क्या है, बढ़ती जा रही है। इसके तीन उपाय हम देख सकते हैं, एक तो जैविक है, अभियांत्रिक है और सामाजिक। जैविक, सबसे पहला जो जैविक उपाय है, उसमें क्या है, तो क्रॉप रोटेशन। जब हम क्या करेंगे, क्रॉप्स को मतलब उगाते हैं, तो कैसे करेंगे, हमें उसका फसल चक्र अपनाना है, यानी कि एक के बाद एक सेम पैटर्न हमें फॉलो नहीं करना है। जैसे हमने दाल उगाई है, तो नेक्स्ट टाइम हमको उसमें चावल उगाना है, उसके नेक्स्ट टाइम हमको गेहूं उगाना है, जिससे क्या होंगे, वो न्यूट्रिशंस जो हैं सॉइल्स में जाएंगे, और सॉइल जो है वो कैसी हो जाएगी, रिच हो जाएगी। इससे क्या होता है, तो एक ही टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शंस करने से सॉइल्स की जो फर्टिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है, डाउन होती है। तो वहीं अगर हम अलग अलग क्रॉप रोटेशंस को अपनाएंगे, जिससे कि सॉइल्स की फर्टिलिटी बनी रहे, इससे क्या होगा, तो फसल की जो पैदावार है, वो क्या हो जाएगी, अच्छी होगी, बढ़ेगी। साथ ही कीट और खरपतवार जो है, उनका दबाव कम होता है। कीट और खरपतवार क्या कहलाते हैं, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, है ना, क्रॉप के साथ उग आते हैं, तो वो क्या करेगी, क्रॉप रोटेशंस करने से इनका दबाव, ये बढ़ेंगे नहीं। साथ ही सॉइल्स की फर्टिलिटी, उर्वरता भी बढ़ती है। उर्वरता बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स खेत में क्या होगा, उत्पादन जो है उसका अच्छा होगा। और यह क्या, फसल चक्र के जो है क्रॉप रोटेशंस को अपनाने से यहाँ पर जो है अपर्दन, है ना, जो कि सॉइल्स का इरोजन हो रहा था, वो भी क्या कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम करेंगे, जिससे कि आने वाली फसलों के साथ चक्रीकरण कर अपर्दन को रोका जा सकता है। ओके, चलिए, पलवार मल्चिंग क्या कहलाती है? पलवार मल्चिंग यानी कि खेत में जो भी अवशेष होते हैं, किसके अवशेष होते हैं,
सड़े गले पत्ते होते हैं, है ना, जो भी, तो या फिर फसल होते हैं, है ना, तो उन सब के अवशेष उसकी एक पतली सी चादर को बिछाकर खेत को खाली ना छोड़ा जाए। इसका मतलब जो यहाँ पर ये है पलवार मल्चिंग, कि खेत को खाली ना छोड़ा जाए, फसल के जो अवशेष होते हैं उसको खेतों में बिछा दिया जाए। कैसे? उसकी एक पतली परत बिछा दिया जाए, जिससे कि वाष्पीकरण उसको रोका जा सके। क्यों? क्योंकि अगर खेत खाली रहेंगे तो सॉइल जो है वो कैसी हो जाएगी, पूरी सॉइल सूख जाएगी, है ना। तो उसका वाष्पीकरण को रोकना है, और कैसे? जिससे मृदा का संस्तर सुरक्षित होता है। संस्तर यानी मृदा जो है, जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा सॉइल उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, है ना। और ड्राई सॉइल में कभी भी एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पलवार मल्चिंग कहते हैं। चलिए अब वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वर्मी कंपोस्ट जो है क्या होता है। तो वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार से केचुए से बनी हुई खाद है ना। केचुए से बनी हुई खाद, ये देख रहे हैं, ये क्या है, सॉइल है। सॉइल के अंदर आपको पता है कि सॉइल जो होती है वो क्या है, यहाँ पर सॉइल जो है केचुआ और स्नेक्स का क्या होती है, घर होती है ना। सॉइल्स क्या करते हैं, सॉरी, केचुए जो होते हैं सॉइल्स की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, है ना। तो यह एक प्रकार के कैसा होता है, ये जो है एक जैविक उर्वरक कहलाता है। जैविक उर्वरक है, और इसे बनाने के लिए क्या है, केचुओं का इस्तेमाल किया जाता है। केचुआ जो है वो क्या करते हैं, भोजन भोजन के कचरे और वनस्पतियों को उसको डिकम्पोस्ट करके वर्मी कंपोस्ट कर देते हैं। केचुआ क्या करते हैं, जो फूड होते हैं आपके वेजिटेबल्स, है ना, वेजिटेबल्स होते हैं, या फिर जो भी पेड़ होते हैं, है ना, उनके सड़ने गलने से उसके बाद क्या होगा, जब वो सड़ गल जाएंगे मिट्टी में, तो वो क्या हो जाएंगे, वर्मी कंपोस्ट हो जाएंगे, है ना, जो कि पोषक तत्वों से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। बहुत ज्यादा उसमें क्या होता है, मिनरल्स विटामिन पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं केचुए, सॉइल्स की फर्टिलिटी, सॉइल्स को बहुत ज्यादा रिच बना देते हैं, जिससे कि वो अच्छी फर्टिलिटी उसकी बनी रहे और उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही जो ये किसानों का सबसे हितकारी प्रयोग रहा है। क्यों? क्योंकि ये केमिकल फ्री होते हैं, एक प्रकार से किसी भी प्रकार का केमिकल अगर नहीं होता, अगर केमिकल नहीं होगा तो ये हेल्थ इससे बहुत अच्छी हमारी बनी रहेगी, है ना। तो जो वर्मी कंपोस्ट है इसे क्या कहा जाता है, ऑफ कोर्स अगर केचुए ने इसको तैयार किया है तो केचुआ खाद ही इसको कहेंगे। यह पूरी तरीके से क्या है, केचुओं पर जो है आधारित होती है। इसे किसान का अगर ये हितकारी है तो इसे किसान का क्या कहेंगे, मित्र कहेंगे। और जो ये क्या करते हैं कि केचुए जो होते हैं मिट्टी में मौजूद खरपतवार, जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, क्या करता है, उसको खाकर उसकी खाद बना देता है ना। एंड मिट्टी को क्या करते हैं, मुलायम एंड उपजाऊ बनाती है। मिट्टी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, इतनी स्मूथ हो जाती है मिट्टी, एंड बहुत अच्छी फर्टिलिटी उसमें बनी रहेगी, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। और बहुत जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो बहुत सारा पैसा आएगा किसान के पास। साथ ही वो हमें एक रीजनेबल प्राइस में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। तो इनडायरेक्टली हमारा भी बेनिफिट्स है, हेल्थ इश्यूज कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। चलिए, हरिओम जैविक खाद क्या होती है, एक प्रकार से जैविक खाद, है ना। क्या है, मृदा अगर हमें सॉइल को इरोज होने से बचाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, खेत खेत में क्या है, हरी खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अब हरी खाद क्या है कि भाई यहाँ पर जो है, सामाजिक उपाय क्या कर सकते हैं। तो सामाजिक उपाय में ये है कि ओवर ग्रेजिंग होने से बचाया जाए, है ना, यानी कि अत्यधिक चराई जो हो रही है उसको रोका जाए। क्यों? और पहाड़ी ढालों में की मिट्टी ढीली पड़ जाती है, क्यों, है ना। मिट्टी ढीली होगी तो क्या है, सॉइल्स का इरोजन होगा, मृदा का क्षरण होने लगेगा, जिससे मृदा अपरदन की समस्या प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो पानी का बहाव जो होता है मिट्टी को बड़ी आसानी से बहा ले जाता है। जी हाँ, ऑफ कोर्स है ना, जब तेज बारिश होगी तो मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। वनों की कटाई है ना, वनों की कटाई पर क्या किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। क्यों? क्योंकि पेड़ जो होते हैं, पेड़ की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल्स को बांध कर रखती हैं। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर, अफॉरेस्टेशन, प्लांटेशन, मोर एंड मोर ट्रीज किया जाए। साथ ही वृक्ष का कटाव और अतिरिक्त दोहन जो है, सॉरी ये बाय मिस्टेक है ना, एक बड़ा कारण है ये। ऑफ कोर्स अगर वृक्ष का डिफोरेस्टेशन होने से भी जो है सॉइल इरोजन हो रहा है, तो उस पर भी डिफोरेस्टेशन होने नहीं देना है। वनों की कटाई और दोहन है ना, जो है इन सब का क्या निम्नीकरण करके, यानी कि कम से कम किया जा सके, जिससे कि मृदा संरक्षण जो है उसको किया जा सकता है। चलिए, झूम खेती पर रोक। झूम खेती क्या होती है? झूम खेती यानी कि एक जगह पर खेती करना। पहले तो उस जो भी उस पेड़ वहां की जो खेत है उसको, जंगल को काट कर जला देना, और उसके बाद उस पर खेती करना। उसके फिर कहीं सेम प्रोसेस ये होती रहती है, खेती की उसके बाद जला दिया उसको, फिर दूसरी जगह गए, फिर वहां खेती की, फिर जला दिया। तो इस प्रकार से सॉइल्स की जो है क्या हो रही है, सॉइल्स की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है। जब सॉइल्स की फर्टिलिटी डाउन होगी तो सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ना, एंड ये सब क्या हो जा रही है, उसको सॉइल्स की हेल्थ डाउन हो रही है। अगर सॉइल्स रिच नहीं होगी, सॉइल्स की हेल्थ डाउन हो जाएगी, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो झूम खेती जो है क्या है जी, खेत, इसमें जंगलों को काट कर जलाकर फिर वहां पर खेती की जाती है, जिससे मृदा जो है उसकी बहुत हानि होती है। यस ऑफ कोर्स है ना, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, अफेक्टेड हो जाती है, जिसके कारण इस पर पूर्णतः क्या करना है, रोक लगाकर इस पर मृदा संरक्षण हम कर सकें। अब हम क्या करेंगे, लोक सहभागिता। लोक सहभागिता की कैसे करेंगे, तो भाई गांव से लेकर शहर तक जो है क्या करना है आपको, वृक्षारोपण है ना के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। देखिए, इसके कई बेनिफिट्स होते हैं। पहली बात तो, वृक्षारोपण करके हम सॉइल्स की फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ, जो अगर वृक्षारोपण रहेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो टेम्परेचर में से भी राहत मिलेगी, है ना। अगर पेड़ रहेंगे तो क्या है, बारिश अच्छी होगी, तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो इस वजह से वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा किया जाए। कहाँ, ग्राम पंचायत से लेकर शहरों तक। अब मृदा संरक्षण के प्रति सराहनीय कार्य, या ऑफ कोर्स है ना, सामाजिक कार्य का एक भाग ये भी है कि जो ऐसा काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों को क्या है, पुरस्कृत किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं वो, है ना। कुछ सालों तक खेती की जाती है और फिर जमीन को, यस, झूम खेती क्या होती है कि वो वहां पर कुछ साल तक खेती करते हैं, उसके बाद जमीन को फिर छोड़ देते हैं। फिर वो अगेन खेती में जमीन को उर्वरता कम होने पर जमीन को छोड़कर, है ना, अब उसको जला दिया तो उसकी जो उर्वरता है वो कम हो जाएगी, फिर उसको छोड़कर फिर कहीं दूसरी जगह जमीन पर जाकर खेती करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है एक प्रकार से चलती रहती है, एंड जिससे कि सॉइल्स जो है उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्यों? और अगर सॉइल का निर्माण जो है इतना नुकसान हो रहा है, तो आपको पता है कि सॉइल जो है जिसे बनने में कितने कई सालों का समय लग जाता है। इसीलिए सॉइल जो है बहुत ज्यादा प्रीशियस हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सॉइल्स को इरोजन होने से बचाना है, सॉइल्स का सेव करना है, उसका संरक्षण करना है। मृदा का अपरदन हो रहा है, कैसे हो रहा है, जब जमीन की ऊपरी परत जो है, जब वह हवा पानी से उड़कर क्या है, मृदा, है ना, तेज बारिश होगी या तेज आंधी आएगी तो मृदा की ऊपरी परत जो है उड़ जाती है, बह जाती है। तो इसके कारण से क्या होता है, मृदा जो है उसकी स्वास्थ्य में गिरावट आती है। और जब मृदा की स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, यानी कि उसका जो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उर्वरता कम हो जाएगी। तो जब उर्वरता कम होगी तो क्या हो जाएगा, उद्योगों को कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, है ना। एंड साथ ही वन मोर थिंग कि शहरी उद्देश्य हेतु मृदा के अकुशल प्रबंधन के कारण है। क्यों? क्योंकि शहरीकरण के कारण भी जंगलों को जो काटा जा रहा है, और मृदा का जो अकुशल प्रबंधन, मृदा का जो प्रबंधन होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में मृदा क्षरण की जो स्थिति है, इसके किस किस कारण से हो रहा है, तो उसके जब मृदा का क्षरण होता है तो उससे उसकी भौतिक, रासायनिक एंड जैविक गुणवत्ता जो है उसमें कमी आती है।
पढ़ेंगे हम इसको, आगे पढ़ेंगे अच्छे से डीप में। एंड यह मृदा क्षरण क्या है, एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर मृदा ऐसे ही सोइल इरोजन चलता रहा, अगर इसको इसका कुशल प्रबंधन नहीं किया जाएगा, तो सोइल्स की फर्टिलिटी जो है डाउन हो जाएगी, प्रोडक्शंस कम होगा। और अगर प्रोडक्शंस जो है कम होगा, वी ऑल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, है ना। हम एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, एंड जो कि सॉइल से ही आती है। क्रॉप्स हो गए, एंड वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आपकी मसाले हो गए, नट्स हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? सॉइल से ही आती है, पेड़ से आती है। पेड़ किससे आते हैं? सॉइल से। पेड़ कहाँ ग्रोथ होती है उनकी? तो सॉइल्स में ही होती है। तो अगर इसका जो है ऐसे ही सॉइल इरोजन होता रहा और इसका एक कुशल प्रबंधन नहीं किया जाएगा, तो जिससे कि क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट वे पे महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। हर चीज के रेट क्या हो जाएंगे? जब डिमांड्स कम होती है और सप्लाई ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। चलिए, तो इसके कारण क्या है? हवा जल बाढ़ के कारण भी मृदा का क्षरण होता है। चलिए, क्या क्या कारण थे? इसके भौतिक कारण में पढ़ेंगे। भौतिक कारण क्या है? हवा जल और बाढ़ के कारण क्या है? मृदा का क्षरण हो रहा है। यस, ऑफ कोर्स, तेज आंधी आएगी या तेज बारिश हो जाएगी, तो मृदा की जो सतह की जो ऊपरी कण है वो क्या हो जाएंगे? बह जाएंगे, उड़ जाएंगे, है ना। जैविक कारक क्या होते हैं भाई? मानव और पौधों की गतिविधियां। कैसे? अगर हमने डिफॉरेस्टेशन ऐसे ही चलता रहा, अगर इसलिए बोलते हैं ना कि अफॉरेस्टेशन करिए, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। अगर मानव ने अफॉरेस्टेशन नहीं किया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा? जिससे मृदा का क्षरण होगा। अगेन, अकुशल कृषि, कैसके कारण मृदा की गुणवत्ता कम होती है। मृदा का प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका पीएच मान हमेशा यहाँ पर चेक करना चाहिए कि मृदा जो है, मृदा में जो है सॉइल्स में उसकी फर्टिलिटी बराबर हो रही है नहीं है। उसमें ज्यादा से ज्यादा जल ना भरे, है ना। सिर्फ उसमें उतना ही पानी डाले जिससे कि मृदा में नमी बनी रहे। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि रासायनिक कारण, जिसके कारण मृदा जो है उसकी अम्लीयता, क्षारीयता एंड जल भराव के कारण मृदा जो है उसमें लवण लवण, है ना, लंगड़ी नहीं है, लवण के इकट्ठा होने से मृद या लीचिंग, मृदा की गुणवत्ता का होना, है ना। मृदा तो ना तो ज्यादा अम्लीय होनी चाहिए, ना ज्यादा क्षारीय होना चाहिए। एंड उसमें मृदा में जो है पानी उतना ही देना जितनी की उसमें जरूरत हो, एज पर नीड हैव टू वाटरिंग अ प्लांट्स, है ना। अगर ज्यादा हम भर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? लवण इकट्ठा हो जाएंगे, प्रॉपर वहां पर जो है एयर की सप्लाई नहीं होगी, न्यूट्रिशंस, सॉइल के न्यूट्रिशंस जो है, क्या है, चेक करना कि उसमें सॉइल्स में नाइट्रोजन है बराबर, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है ना। सॉइल्स को सब कुछ उसके मिनरल्स और न्यूट्रिशन सॉइल्स में प्रॉपर है कि नहीं है। वनोन्मूलन, मतलब कि वनों की कटाई के कारण भी मृदा जो है, यस, डिफोरेस्टेशन का कारण भी सॉइल इरोजन होता है। क्यों? इसलिए बोलते हैं ना, प्लांटेशन मोर एंड मोर डी, अफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। अगर अफोरेस्टेशन को बढ़ावा देंगे तो यहाँ पर एक तो ग्लोबल वार्मिंग से राहत मिलेगी, दूसरा वाटर का कंजर्वेशन हो सकेगा, तीसरा प्रोडक्शंस बराबर होगा, है ना। प्रोडक्शंस की कभी भी क्या है, रॉ मटेरियल की कभी भी कमी नहीं आएगी। साथ ही पेड़ पौधे, घास झाड़ियां जो है वो क्या है, मृदा को बांध कर रखते हैं। यस, ऑफ कोर्स, एक जो ट्री होता है, ट्री ट्री की जो रूट्स होती हैं, क्या, ट्री की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल्स को क्या करती हैं? बाइंड करके रखती हैं। यस, ये तो हमें पता है कि ट्री की रूट जो है सॉइल्स को बांध कर रखती हैं। चलिए, एंड उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग, आजकल पता है ज्यादा मोर प्रोडक्शंस के लिए जो है उर्वरक, फर्टिलाइजर एंड यहाँ पे कीटनाशक, इनका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। जिसके कारण ये जो है इसके अति प्रयोग से, अति प्रयोग मतलब ज्यादा, है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से क्या होता है, हेल्थ इश्यूज या फिर कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं का खतरा बना रहता है। हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर मेंस्ट्रुएशन का टाइम पर ना आ पाना, जिसे पीसीओडी कहा जाता है। तो उर्वरक जो है, उर्वरक उसके अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है कि मिट्टी जो है उसमें
उसके सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। आपको पता है कि जो मिट्टी के जो सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया और होते हैं, वो क्या करते हैं, इसकी सॉइल्स की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अगर इसके सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया जो है मर जाएंगे, तो जो वो क्या है, सॉइल्स की फर्टिलिटी को नहीं बढ़ाएंगे। तो इसके कारण मृदा के जो पोषक घटक होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, मतलब सॉइल में जो, उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस चरण को रोकने के लिए एक्चुअल में जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट्स हैं, वो कुछ क्या कर रही है, पहल कर रही है। वो पहल कैसी है, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बनाई गई है। इसमें 2020 2014 या फिर 15 को यह जो योजना स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा आई थी, जो कि राजस्थान से शुरू की गई है, जिसमें कि सॉइल्स की प्रॉपर्टी को चेक किया जाता है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जैविक कृषि को प्रोत्साहन दिया गया। इसमें परंपरागत कृषि है ना, किसी भी प्रकार का यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर ये सब यूज ना किया जाए। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, क्या कि मृदा का स्वास्थ्य जो है उसका प्रबंधन करना। साथ ही सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, तो भारत सरकार के द्वारा जो है इस प्रकार की योजनाएं जो है चलाई जा रही हैं। चिल्ड्रंस, so this is the whole explanation of the MP soil, है ना। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, उसके थ्रू आप पूछ सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड वी विल मीट विथ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।